हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आज तो सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो एक जनरल ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों का। तो एक कंपनी है IRFC बोल के। आई एम श्योर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन सबको इस कंपनी के बारे में 100% पता होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने उसमें इन्वेस्ट भी करके रखा होगा। तो जब वो IPO में निकला था तो उसका लिस्टिंग शायद 19-20 रुपीज़ के आसपास हुआ था और फिर वहाँ से वो घटते-घटते 20 रुपये के आसपास बहुत समय तक घूम रहा था। तो क्योंकि उस टाइम पे कंपनी में बहुत बज़ चल रहा था, तो मैंने भी क्या किया था 20 रुपये के आसपास में शायद 5000 के आसपास इन्वेस्ट किया था। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो कंपनी को मैं होल्ड कर रहा था और उस टाइम पे मैं बैंकिंग कंपनीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। मतलब मैं सीख ही रहा था उस टाइम पे। तो NPA फिर बुक वैल्यू कितना होना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यूएशन कितना होता है, वो सब मैंने थोड़ा बहुत देखा। और कंपनी के बारे में उतना डिटेल में पढ़ता नहीं था, बस ये ऊपर से देख लिया, स्क्रीनर में जाके प्राइस टू अर्निंग कितना है, बुक वैल्यू कितना है, वो सब देख के मैं कर लेता था। और ये आपका FIs का होल्डिंग कितना है, बस ये सब देख के ऊपर देख के तो मैंने 22-20 के आसपास में उसमें एंट्री किया और फिर मैंने उसमें एक्स्ट्रा पैसा ऐड नहीं किया। वो बढ़ते चला गया मेरा सीधा 100 के आसपास, 100 या 180 तक चला गया था। तो मेरा पैसा बहुत अच्छा खासा बन गया। मतलब अगर 20 से अगर आपका 180 चला गया है तो आपका लगभग 9 गुना पैसा हो गया। तो वही 8000 मेरा हो गया था 45,000। बट अब मुझे पता नहीं कि उस कंपनी में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैं कंपनी का सिर्फ क्या देख रहा था, आपका ये प्राइस टू अर्निंग कितना हो रहा है, प्राइस टू बुक क्या रहा है। तो उस टाइम पे नॉर्मली जो मैंने समझा था कि जो भी फाइनेंस के स्टॉक्स होते हैं जो पैसा लेंड करते हैं, उनका प्राइस टू बुक जो होता है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स के पास होना चाहिए, जो कि अच्छे अच्छे बैंक है। तो उस टाइम पे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब का लगभग 2-3 टाइम्स का होता था। लेकिन IRFC का उस टाइम पे चल रहा था लगभग 4 से 5 गुना का प्राइस टू बुक चल रहा था। तो मैंने ये सोच के और ऑफकोर्स जब स्टॉक गिरने लग गया, जब स्टॉक बढ़ रहा था तब मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 180 से स्टॉक गिरते गिरते जब वापस 100 के आसपास आया तो मैंने पैनिक करके बेच दिया। और मैंने ये भी वही लॉजिक लगाया कि वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया तो बेच देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने एनालिसिस किया वो बहुत ही गलत तरीका है किसी भी कंपनी को स्टडी करने का। सिर्फ ऊपर के 4-5 नंबर रेशियोज देख के कोई भी कंपनी में डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आगे अच्छा ग्रो करेगा या बाद में ग्रो करेगा। वो कैसे करते हैं अभी मैं सीख चुका हूँ, जिसके बारे में शेयर करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5000 रुपीज़ लगाया और वो पैसा मेरा 9 गुना हो गया। सिंपलिसिटी के लिए हम मानते हैं 10 गुना हो गया। तो मेरा 5000 बन गया 50,000, 10 गुना का रिटर्न है। बट क्या रिटर्न काफ़ी है? मतलब 50,000 को लेके आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आया क्या? नहीं आया। मेरी लाइफ में तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं आया। उसी तरीके से मैं भी पिछले साल का बात है, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में लगाता है। तो बात बात में उसने मुझे दिखाया कि भाई मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। उसके बाद शायद IRFC RVNL बोल की कंपनी है, वो भी था। तो वहाँ भी उसने कम से कम 400-500% का रिटर्न दिख रहा है। मतलब उसका भी 6-7 गुना पैसा हो चुका है। बट उसने भी वही पैसा लगाया था, शायद 1000-2000 रुपये लगाया था, तो उसका अच्छा खासा रिटर्न तो दिख रहा है। बट उसके पूरे पोर्टफोलियो में या उसके लाइफ में कोई बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किसी कंपनी में अगर पैसा लगाना है, आपका पैसा भले 10 गुना हो गया, बट वो 10 गुना से आपकी लाइफ में कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर बड़ा इम्पैक्ट नहीं बना पा रहा है तो वेस्ट है वो रिटर्न। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, आपने भले 5 गुना कर लिया होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने IRFC में 10 गुना का रिटर्न बनाया, बट मुझे टोटल मिला कितना? 50,000। कोई चेंज नहीं हुआ मेरी लाइफ में, कुछ भी मैं उससे कुछ कर ही नहीं सकता। देखा है तो 50,000 इज़ नथिंग। अब वहीं पे एक दूसरा आदमी है जिसके पास मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़। उसने सिर्फ 5% का रिटर्न कमाया, जो कि एवरेज मिल जाता है, FD में मिल जाता है। तो उसने बैठे बैठे बिना कुछ किए, बिना कुछ बहुत बड़ा रिस्क लिए, उसने 50,000 रुपीज़ कमा लिया सिर्फ 5% के रिटर्न में। और मैंने 10 गुना के रिटर्न में भी कितना कमाया? सिर्फ 50,000 ही कमाया। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं और आपको लगता है कि स्टॉक बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है, तो ठीक है, 10 गुना होना बहुत बड़ी बात है भाई, छोटा मोटा बात नहीं है। 10 बैगर्स मिलना कोई मामूली बात नहीं है। बट आपको उसमें एक अच्छा खासा एलोकेशन भी देना पड़ेगा, ताकि वो जो 10 बैगर का आपको रिटर्न मिला वो आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट करे। तो पहली बात तो ये कि कंपनी को आँख बंद के मत डाल दीजिए। क्योंकि ये जो हम लोग जो डालते हैं ना 1000-2000 रुपये, हम लोग ये सोचते हैं कि चलो डूबेगा तो कुछ नहीं होगा। बट रिटर्न भी जो बनता है तो कोई बहुत बड़ा कुछ खास हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आता है। तो हमें फोकस करना चाहिए कंपनीज़ को स्टडी करने में। अब मैं क्या करता हूँ, लगभग थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रहा हूँ। तो मैंने कंपनी को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। जब भी कंपनी का कॉल आता है तो कॉल को पढ़ता हूँ मैं, मैनेजमेंट क्या करी वो सुनता हूँ, उसके बाद मैं वैल्यूएशंस को देखता हूँ। तो अब मुझे समझ में आने लग गया है कि किस कंपनी में मुझे बने रहना चाहिए, किस कंपनी में निकलना चाहिए। और इसी के बेसिस पे मैं भी कंपनीज़ को ऐड भी करता हूँ। मतलब पहले क्या होता था कि अगर मैंने 20 में स्टॉक खरीद दिया और वो बढ़ के 80 पे चला गया, तो
तो अब मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं इस कंपनी में और पैसा ऐड करूँ। क्यों मुझे ऐसा फील होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 20 में खरीदा है, अब वो 4 गुना बढ़ गया, बहुत महंगा हो गया शेयर। तो इस थिंकिंग से निकलना है। कंपनी जिस जिस तरीके से ग्रो करती है, आपको और शेयर्स को ऐड करते रहना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो बाहर निकाल लेता हूँ। हाँ, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक। अब IDFC फर्स्ट बैंक में पिछले 1.5 साल में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो मानता हूँ, बट उसके पहले कोविड के बाद अगर मैं देखूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी और उसमें मेरा एक अच्छा खासा एलोकेशन भी हो चुका है। तो एक तो मैं रिटेल में इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे पास एक बार में इतना मोटा पैसा आता नहीं है, मेरे पास हर मंथ कुछ पैसा आता है जिसको मैं मार्केट में लगा सकता हूँ। तो अगर आपको पता है कि बिज़नेस अच्छा कर रही है और वो उसका स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, तो आपने जब खरीदा होगा तो ऑफकोर्स आपको अब जब कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं और कंपनी आगे अच्छा गाइड कर रही है, तो आपको फिर उस दाम के लिए वेट नहीं करना है कि मैंने जिस दाम पे खरीदा उसके नीचे आ जाए या उसके आसपास है तो मैं खरीदूंगा। पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप वैसा वेट करते रहेंगे तो कंपनी तो ग्रो करते करते आगे चला जाएगा। अब मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज जैसे IDFC फर्स्ट बैंक मान लीजिए, वो 20 से 100 तक गया था। तो अगर आप वेट करते कि वापस 20 रुपीज़ पे आता, तो आप आज तक वेट ही करते रह जाते और आपका जो 4 गुना का जो रिटर्न है वो रह जाता। तो देखिए, मैं उसको हर प्राइस में मैंने उसको बाय किया, 20 पे बाय किया, 30 पे बाय किया, 60 पे बाय किया, 80 पे बाय किया, फिर 100 पे मैंने बाय नहीं किया क्योंकि उसके बाद से कंपनीज़ में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, तो वहाँ पे मैं वेट किया। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा एवरेज जो है वो लगभग 50 रुपीज़ के आसपास का है। तो अभी अगर देखें तो आपको लग सकता है कि 50 से फिलहाल 80 पे चल रहा है, मतलब रिटर्न कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेरा प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा खासा मैंने कमा लिया है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था IDFC फर्स्ट बैंक में, वो मैंने सिर्फ 4000 का किया था और लगभग 30 रुपीज़ के आसपास में किया था। तो 30 रुपीज़ से अगर सिर्फ 4000 में करता, तो अभी मान लीजिए मेरा जो 100 पे गया था, तो मेरा अमाउंट 3 गुना हो गया था। तो 3000 का आपका 3000 या 4000 था, तो 4000 का 3 गुना मतलब 12000 होता। तो मेरा रिटर्न भले ही मुझे 3 गुना दिख रहा है, बट 12000 इज़ नथिंग। अभी अगर मैं देखूँ IDFC फर्स्ट बैंक में, तो मेरा सिर्फ उसमें रिटर्न जो लगभग बनता है ये 1 लाख के ऊपर रिटर्न है। तो आपको परसेंटेज में रिटर्न कम दिख रहा है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा जैसे 30-40% का रिटर्न है, बट आपका अमाउंट अच्छा खासा बढ़ गया। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने हर दाम पे उसको बाय किया। तो अभी का सिस्टम वही करना है आपको भी। आप भी अगर मार्केट में आना चाहते हैं तो कंपनी को पढ़ना शुरू कीजिए, और जब कंपनी का बिजनेस अच्छा कर रहा है और मैनेजमेंट अच्छा गाइड कर रही है, तो उसमें ऊपर के दाम पे भी खरीदना सीखिए। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को दाम बढ़ने से लगता है कि महंगा हो गया। ऐसा नहीं है। कंपनी अगर आज 100 रुपये कमा रही है और उसका प्राइस बढ़ गया, और मान लीजिए कंपनी गाइड कर रही है कि आगे हम 400 रुपये कमाएंगे, तो आज के प्राइस में भी कंपनी सस्ता लग रहा है क्योंकि आगे अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है आज के लिए। सैटरडे का बात है, मार्केट बंद है, तो ऐसे एग्जांपल्स लेके आके मैं आपसे बात करता रहूँगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि स्टॉक को आगे एवरेज कीजिए और एक बार पैसा लाके उसको छोड़ नहीं देना है। उसमें और भी कंपनी आगे ग्रो करता है तो उसमें अच्छा खासा पैसा ऐड करते रहिए, तभी आप बड़ा पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो आपका वही मेरे जैसा होगा या फिर मेरे दोस्त की तरह होगा जिसने 3-4 हज़ार रुपये लगा के 5 गुना 10 गुना का रिटर्न तो कमाया, बट कोई बहुत फ़ायदा उसका हुआ नहीं। एक्चुअली वो उल्टा वेस्ट हो गया उसका। तो ये था इस वीडियो में। आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा साइकोलॉजी का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं फिर कंटिन्यू से बनाते रहूँगा। और जो भी मैं स्टॉक्स के बारे में पढ़ता हूँ उनके बारे में वीडियोस बना के शेयर करते रहता हूँ, तो इससे आपका भी नॉलेज काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। और धीरे धीरे जिस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ताकि आप लोग को भी एक्चुअल में प्रैक्टिकल देख के समझने को मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।